अध्याय 24 समूह परियोजना। हाँ, बेक्यू सियोल के शब्दों ने प्रोफेसर मेजेन को फूट फूट कर हंसाया। ये पूरी तरह से समझ में आया। हो सकता है कि वह एक या दो सामग्रियों को बदलकर किसी औषधि के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सक्षम हो, लेकिन इस बार मामला अलग था। वह पूरी तरह से अलग सामग्रियों के साथ एक अलग वातावरण में समान प्रदर्शन के साथ एक औषधि को और भी मजबूत कैसे बना सकता है। टायरेन पॉइंट पोषण का मुख्य घटक एटारिक्स मकड़ी का खोल था। टायरेन पॉइंट पोषण एटारिक्स मकड़ियों की अपने छिलके हटाने और अपने बच्चों के लिए अंडे देने की अनोखी आदत से प्रेरित था। खोल में भारी मात्रा में पोषक तत्व थे और इसके आधार पर बनाया गया महत्वपूर्ण पूरक टायरेन पॉइंट पोषण था। अग्निगुण वाली छिपकली की पूंछ से जीवन शक्ति का पूरक बनाना बहुत दूर की बात लग रही थी। धीरे से अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाते हुए प्रोफेसर मेजेन ने कहा, ये दिलचस्प है। क्या आप उस सामग्री से टायरेन पॉइंट पोषण बना सकते हैं? यहाँ तक कि मैं, जिसने इस औषधि का आविष्कार किया था, भी नहीं जानता था कि यह संभव है। हाँ, यह एक नुस्खा है जिसे मेरी टीम लेकर आई है। उन शब्दों ने समूह 12 के सदस्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। ईजेल की अभिव्यक्ति की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, तुम्हारा क्या मतलब है, पागल? ताली। अल्केमी कैसल के एक कीमियागर ने सराहना की। उन्होंने प्रोफेसर मेजेन और बेक्यू सियोल को उत्सुकता से देखा। एक कीमियागर के रूप में, आपके पास सभी प्रकार के मूल्यवान अनुभव होंगे, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है। एक कीमियागर को नई संभावनाओं के लिए खुला रहना चाहिए। इस बारे में कैसा है? आइए अयोग्यता प्रक्रिया को निलंबित करें और जारी रखें। अन्य दो कीमियागरों ने भी यह सोचकर सिर हिलाया कि स्थिति मनोरंजक है। प्रोफेसर मेजेन ने सिर हिलाया, ये निर्णय लेते हुए कि इसे परिणाम नहीं बदलेगा, भले ही उन्हें बेक्यू सियोल को मौका देने का विचार पसंद नहीं आया। यदि वह यहाँ असफल हो गया तो उसे दोगुना अपमानित होना पड़ेगा। अच्छा, समय सीमा 1 घंटा है। टायरेन पॉइंट पोषण को समय सीमा के भीतर पूरा करें। ओह, और भ्रमित मत होइए, बेक्यू सियोल, ये डी वाइटैलिटी औषधि नहीं है, बल्कि टायरेन पॉइंट औषधि है। बिल्कुल, आपके विपरीत, प्रोफेसर, मेरी याददाश्त काफ़ी अच्छी है। हाँ, क्या हमें शुरुआत करनी चाहिए? प्रोफेसर मेजेन ने अपनी छड़ी तेजी से घुमाई जैसे कि वह बेक्यू सियोल को सांस लेने की जगह नहीं देना चाहती हो। ब्लैकबोर्ड पर एक नंबर दिखाई दिया और उल्टी गिनती शुरू हो गई। उस क्षण सभी छात्रों की आंखें अचानक बदल गईं और वे अपनी मेज की ओर बढ़ गए। बेक्यू सियोल के समूह को छोड़कर। क्या तुम पागल हो? ईजेल ने तुरंत धीमी आवाज में बेक्यू सियोल से आग्रह किया। मालीवान ने भी डरपोक आवाज में डांटा, बेक्यू सियोल, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। भले ही इससे आपके गौरव को ठेस पहुंचती हो, कभी कभी आपको झुकना पड़ता है। यदि आप कहते हैं कि आप कुछ असंभव करने जा रहे हैं, ओह, ये बच्चे बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बेक्यू सियोल ने मुस्कुराहट के साथ सोचा। विश्वास करो और मेरा अनुसरण करो। तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगा। क्या आप ये कर सकते हैं? क्या इस समय हमारे पास कोई विकल्प है? हताश होकर और घड़ी की टिक टिक के साथ, आइजेल तुरंत सहमत हो गया। बेक्यू सियोल का भी समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। एटारिक्स मकड़ी के गोले पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसका कारण उनके बच्चे पैदा करना है। अग्निगुण वाली छिपकली की पूंछ में भी समान अंग होते हैं, इसकी रक्तवाहिकाएं। बेक्यू सियोल ने छिपकली की पूंछ से एक विशेष मोटी नस निकाली। मनुष्यों के विपरीत, मन से निपटने वाले प्राणियों में स्वाभाविक रूप से मोटी रक्तवाहिकाएं होती थीं, और उनमें से अधिकांश को जादूगरों और कीमियागरों द्वारा मूल्यवान जादुई सामग्री के रूप में माना जाता था। दक्षिणी रेगिस्तान में अलाकर जनजाति अपने नेताओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इन जहाज़ों का उपयोग करती है। दरअसल, परिणामस्वरूप उनकी जीवन प्रत्याशा 5 से 10 साल के बीच कहीं भी बढ़ जाती है। ओह, हाँ, मैंने एक बार अलाकर जनजाति पर कुछ शोध किया था। तो मैं उनकी प्रसंस्करण शैली के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? ठीक है, ऐसा करो। मालीवान नाम का लड़का बेक्यू सियोल ने जितना शुरू में सोचा था उससे कहीं अधिक होशियार था।
भविष्य में उसका एक प्रतिभाशाली आविष्कारक बनना तय था, इसलिए बाकी सियोल को यकीन था कि वह सबसे अलग खड़ा होगा। पूंछ के इस हिस्से को रेगिस्तान की अनोखी जादुई उत्सर्जन सुखाने की विधि का उपयोग करके सुखाया जाएगा। क्या कोई जानता है कि यह कैसे करना है? क्या ये छोटे पैमाने पर सुखाने की विधि नहीं है? मैंने इसे अपने पिता का अनुसरण करते हुए सीखा। इस आकार की रक्तवाहिका के साथ इसे 5 मिनट के भीतर सुखाना संभव होना चाहिए। ओह हाँ, मुझे ऐसा लगता है। कासाहुन ने अभी अभी वही पढ़ा था जो चश्मे पर लिखा था। बेक्यू सियोल ने अन्य सामग्रियों के प्रसंस्करण के बारे में समझाया और अंत में ई सेल ने धीरे से उत्तर दिया, मैं इसका ध्यान रखूंगा। क्या आप ये कर सकते हैं? हाँ, यह उस किताब में था जिसे मैंने एक बार पढ़ा था। उन्होंने टायरेन पॉइंट पोषण टाइप बी रेसिपी के बारे में सारी जानकारी एक एक करके विस्तार से दी। क्या ऐसा हो सकता है? बेक्यू सियोल को अचानक एक विचार आया, लेकिन उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उन्होंने सामग्री को संसाधित करने और समझाने में पहले ही 15 मिनट से अधिक समय लगा दिया था। अब से उन्हें निर्देशानुसार मिलाएं। वह तुरंत शुरू करने वाला था जब आइजेल ने उससे आखिरी बार पूछा, यह मिश्रण विधि, क्या आप इसे मौके पर ही लेकर आए? हताश होकर बेक्यू सियोल ने सिर हिलाया। कहने को और कुछ नहीं था। अभी अभी निःशब्द आइजेल ने अपना मुंह बंद कर लिया। राहत महसूस करते हुए बेक्यू सियोल ने हल्के से ताली बजाई। आइए शुरू करें। जब समूह 12 ने अपनी औषधि तैयार करना शुरू किया तो अल्कमी कैसल के रसायनज्ञों की आंखें चमक उठीं। युवाओं के विचार अनोखे होते हैं। अल्कमी कैसल में एक पेशेवर कीमियागर कुछ जानकारी को बुनियादी मानता था, लेकिन जादू अकादमी में किशोरों के लिए ऐसा ज्ञान होना बहुत दुर्लभ था। वास्तव में अगर ऐसा है, हम काफी असामान्य। उन्होंने अन्य समूहों की दृढ़ता पर अधिक ध्यान नहीं दिया। कुछ समूहों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेकिन कीमियागरों का ध्यान समूह 12 पर था। ग्रुप 3 पूरा हो गया है। अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से किया। 30 मिनट बीत गए और जल्द ही 40 मिनट बीत गए। कुछ उत्कृष्ट समूहों ने अपने औषधियों का प्रदर्शन किया, जिनमें से अधिकांश 100 में से 90 अंक प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अच्छे थे। इस वर्ष के छात्र असाधारण रूप से उत्कृष्ट थे। फिर भी कीमियागरों ने अन्य छात्रों की ओर देखा भी नहीं। उसके लिए समय नहीं था। ओह, चलो देखते हैं। 11 अन्य समूहों ने केवल 10 मिनट शेष रहते ही अपनी औषधि समाप्त कर ली थी। कीमियागर अभी भी समूह 12 पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे जो औषधि बना रहे थे वह धीरे धीरे बनने लगी। इस बिंदु पर मेजेन टायरेन असहज महसूस करने लगे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि समूह 12 की औषधि अपेक्षा से कहीं अधिक समाप्त हो गई थी। वह क्या है? उन्हें ऐसा तरीका कहाँ से मिला? रेसिपी की गुणवत्ता को देखते हुए ये कहना उचित होगा कि यह औसत दर्जे का था। न केवल ड्राइंग कौशल, बल्कि उपकरणों के साथ काम करते समय उनके हाथों की गति भी शुरुआती स्तर के करीब थी। हालांकि अपना एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना समूह 12 के सभी 4 सदस्य अपनी अपनी भूमिकाएं प्रबंधित कर रहे थे और लगातार परिणाम जमा कर रहे थे। ये स्थिति अप्रत्याशित थी, यहाँ तक कि बेक्यू सियोल के लिए भी, जो प्रयोग का नेतृत्व कर रहे थे। ये लोग कौन हैं? वे इतने अच्छे क्यों हैं? बेक्यू सियोल को मूल कहानी बमुश्किल याद है, यहाँ तक कि वह आइजल के बारे में भी भूल गए हैं, जो कभी महिला नायक थी। कहानी का इतना छोटा विवरण उसे याद रखने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि फ्लेम, जो दृश्य देख रहा था, जानता था। मूल संस्करण में समूह 12 के सदस्य चरित्र बेक्यू सियोल की भागीदारी के बिना एक समान टायरेन पॉइंट पोषण टाइप बी बनाने में सफल रहे। बेशक इसे इसी तरह बनाया गया था, लेकिन इसका परिणाम भारी विफलता थी। समय अभाव के कारण ये पूरा नहीं हो सका और उचित सूत्रीकरण विधि नहीं मिल सकी। वैसे उसे वह नुस्खा कैसे मिला? फ्लेम ने मूल रोमांस फैंटेसी उपन्यास को याद किया। आइजेल, जो मेजेन टायरेन की योजनाओं के कारण गलत सामग्री लेकर आई थी, हताश हो गई और उसने अपने पास मौजूद सामग्रियों से टायरेन पॉइंट पोषण बनाने का प्रयास किया। अंत में उसने एक प्रशंसनीय टाइप बी पूरा किया। हालांकि
अंततः समस्या ये थी कि यह केवल प्रशंसनीय था। मेजेन टायरेन को शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन अंततः अपूर्णता के कारण ईजेल को अयोग्य घोषित कर दिया गया। फिर वो उसकी अधूरी औषधि को अपनी प्रयोगशाला में ले गया और अपना शोध किया। इस तरह उसने टायरेन पॉइंट पोषण टाइप बी बनाया। दूसरे शब्दों में, यह एक आविष्कार था जिसे प्रोफेसर मेजेन टायरेन ने भविष्य के आइजल से चुराया था, लेकिन उन्होंने वास्तव में इसे बनाया। बुलबुला, बबल पॉप, उचित तन्य प्रतिक्रिया के साथ एक प्रभामंडल फूट पड़ा और एक छोटी कांच की बोतल बैंगनी रंग की तरल से भर गई। टायरेन पॉइंट पोषण टाइप बी। आखिरकार ये खत्म हो गया। ओह, जरा ठहरिए, मैं तुरंत इसकी जांच करूंगा। हाँ, आप विश्लेषण में मेरे जितने अच्छे भी नहीं हैं। हम्फ। अल्केमी कैसल के एक कीमियागर ने आगे बढ़कर औषधि को छुआ। उसके हाथ के निचले हिस्से में प्रकाश का एक नर्म टुकड़ा चारों ओर घूम गया और नीचे से ऊपर तक औषधि में प्रवेश कर गया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ। इसे इस तरह मिलाना, यह अद्वितीय और रचनात्मक है। ये बहुत अच्छा है। अरे, आप क्या सोचते हैं? थोड़ी देर बाद कीमियागर ने अपनी आंखें खोली और दूसरे समूह का तैयार उत्पाद लाया जो उसके बगल में प्रयोगशाला की मेज पर रखा हुआ था। इसे मेजेन की विधि से बनाया गया था और इसमें उच्चतम स्तर की पूर्णता थी। निश्चित रूप से यह अभी भी अधूरा है और सामग्रियों की अधिक खपत की प्रवृत्ति है, लेकिन हम इसे बाद में ठीक कर सकते हैं। ये है। कीमियागर ने मेजेन टायरेन के चेहरे पर नजर डाली और निष्कर्ष निकाला। ये प्रोफेसर मेजेन की औषधि से बेहतर है। ये काफी बेहतर काम भी करता है। प्रोफेसर मेजेन ने उन शब्दों पर अपना निचला होंठ काटा। क्या ये बूढ़े मूर्ख अपना दिमाग खो रहे हैं? क्या बकवास है? क्या इसका मतलब यह है कि मेरा आविष्कार मौके पर ही छात्रों द्वारा बनाई गई औषधि से कमतर है? यह एक मजाक होना चाहिए। बहुत ही घटिया मजाक है। इसे मुझे दे दो। जरूर, बेहतर होगा कि आप स्वयं इसकी जांच करें। कीमियागरों ने बिना किसी रोक टोक के मेजेन को औषधि सौंप दी और जल्द ही उसके चेहरे पर आश्चर्य का रंग छा गया। क्या इस औषधि ने स्पष्ट रूप से राक्षसों से पोषक तत्व निकालने और उन्हें मनुष्यों के लिए जीवन शक्ति में परिवर्तित करने की मेजेन टायरेन की अनूठी तकनीक का उपयोग किया? ये निर्विवाद रूप से टायरेन पॉइंट पोषण टाइप बी था। दूसरे शब्दों में, उन्हें इसे टायरेन पॉइंट पोषण टाइप बी कहने से कोई नहीं रोक सकता। कैसे? ये टायरेन पॉइंट पोषण वर्षों के शोध का परिणाम था। इसका मतलब यह था कि यह कभी भी किसी भी सामग्री का उपयोग करके पूरा नहीं किया जा सकता था। अविश्वसनीय। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। वह वर्षों की कड़ी मेहनत से प्राप्त परिणामों की तुलना मौके पर प्राप्त बेहतर परिणामों से कैसे कर सकती है? ये हास्यास्पद है। प्रोफेसर मेजेन की आंखें लाल हो गईं जैसे कि वे फटने वाली थीं। वह बेक्यू सियोल पर आरोप लगाना चाहती थी। उसे लगा जैसे उसे बाहर निकलना होगा। हालांकि ये संभव नहीं हो सका। यह ए+ के लिए पर्याप्त से अधिक है। ये रचनात्मकता का वह स्तर नहीं है जिसके बारे में छात्र सोच सकें। चलो, मेरे समय में हमने चीज़ों को इससे भी बेहतर बनाया था। टस्क, आजकल के बच्चे कुछ और ही होते हैं। ये सच है। चूंकि कीमियागर अनुकूल समीक्षाएं दे रहे थे, इसलिए मेजेन को अपना मुंह बंद रखना पड़ा। इसको कम करने के कई बहाने थे। अयोग्यता, क्योंकि वे मूल सामग्री ठीक से तैयार नहीं कर सके। मूल असाइनमेंट बनाने में विफल रहने पर अयोग्यता। बस अयोग्य ठहराया गया। प्रभारी प्रोफेसर के रूप में इसको को जबरदस्ती कम करने के अनगिनत तरीके थे। लेकिन कीमिया कैसल से कीमियागरों को आमंत्रित करना और ऐसा अशिष्ट कार्य करना, ऐसा कभी नहीं होने वाला था। ओह, ये वाला। क्या इसके बाद प्रोफेसर मेजेन का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? आपके छात्र ने बेहतर औषधि बनाई। हाँ, क्रोधित मत होइए। मैं मजाक कर रहा हूँ। आप क्या कहते हैं? प्रोफेसर मेजेन, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। आपके शिष्य ने इतना उत्कृष्ट तैयार उत्पाद बनाने के लिए पहले ही आपकी औषधि का अध्ययन कर लिया है। हर कोई, यहाँ तक कि अल्केमिस्ट टॉवर के कीमियागर भी जानते थे कि जब भी कोई छात्र उन्हें पसंद नहीं आता था, तो प्रोफेसर मेजेन अक्सर गलत व्यवहार करते थे। इसलिए वे व्यंग्य कर रहे थे।
अब जब तुम्हें इस तरह का झटका लगा है तो तुम खुद को संभाल क्यों नहीं लेते? यह अपमानजनक था और गुस्सा उसके जबड़े की नोक तक बढ़ गया। उसकी आंखों की नसें लाल हो गईं और बड़ी हो गईं, लेकिन उसने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि उसके जबड़े में चोट लग गई। ग्रुप 12 पास हो गया है। जल्द ही उसकी स्वीकृति सूचना, जो ऐसा प्रतीत होता है कि उसे जबरन बाहर कर दिया गया था, गूंज उठी। आह, ओह, हमने ये किया। बेहोश आइजेल और छात्र अपनी सीटों पर गिर पड़े। इस बीच बेक्यूसियोल ने आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ औषधि धारण की, मानो उसे पता हो कि ऐसा होगा। प्रोफेसर मेजन टायरेन का काला जादू भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जादू में अनेक विशेषताएं थीं। कुछ जादूगरों ने आग का इस्तेमाल किया, जबकि कुछ अन्य ने पानी का इस्तेमाल किया। हालांकि क्योंकि एक अग्नि जादूगर संभवतः जल जादूगर को नहीं सिखा सकता था, अकादमी में विशेषताओं के लिए अलग कक्षाएं थीं। अग्नि विशेषता वाले प्रोफेसरों ने उन छात्रों को शिक्षा दी जो आग का उपयोग करते थे, और जल विशेषता वाले प्रोफेसर उन छात्रों को शिक्षा देते थे जो पानी का उपयोग करते थे। हालांकि ये स्टेला अकादमी थी। बहुत ही कम दो गुण वाले जादूगर, जैसे कि इवोन रियांग और इजेल, या कोई ऐसा व्यक्ति जो फ्लेम जैसी विशेष विशेषताओं को संभाल सकता था, को बहुविशेषता जादू प्रोफेसरों के तहत व्यवस्थित किया गया था। प्रोफेसर एलिमन सभी 5 विशेषताओं से निपटने के लिए प्रसिद्ध थे और फ्लेम जैसे विशेष छात्रों के प्रभारी थे। जब लॉ के डंडे की नोक चमकी, तो तेजी से बढ़ते बिजूका के नीचे बेलें तेजी से बढ़ी और उसके पैरों को बांध दिया। फिर जादू के हेरफेर से लताएं तेजी से धातु में बदल गईं, जिससे लक्ष्य स्थिर हो गया, जिसके बाद कर्मचारियों ने प्रकाश की एक किरण छोड़ी जिसने बिजूका के माथे को छेद दिया, जिससे वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। बहुत अच्छा, लक्ष्यीकरण में आपकी गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हालांकि मेटर विशेषता पर आपका नियंत्रण अभी भी काफी अजीब लगता है। विशेषताओं के बीच संक्रमण धीमा है। मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा। हाँ, लेकिन आराम से करो। ओह, ये सही है। मैं जिन बौने जादूगरों को जानता हूँ, उनमें से एक पौधे आधारित जादू को बदलने में अच्छा है। क्या मैं उसे आपसे बाद में मिलवा सकता हूँ? हाँ, मुझे वह पसंद आएगा। ये स्टेला अकादमी थी। शिक्षण का स्तर असाधारण था। घर पर स्वशिक्षा की तुलना में विकास दर में गुणात्मक वृद्धि हुई। इसके अलावा कुछ प्रोफेसर, जिनमें से अधिकांश आम लोग थे, काफी मिलनसार थे। आह, मैं थक गया हूँ। जैसे ही फ्लेम दर्द से कराहते हुए एक कुर्सी पर गिर पड़ी, एक दूर तक दहाड़ सुनाई दी। यह अग्नि गुण वाले छात्रों के प्रशिक्षण की ध्वनि थी। बूम! जैसे ही वह बैठी और चुपचाप विस्फोटों को सुन रही थी, कुछ महिला छात्र उसके पीछे से बाहर निकलीं। उनमें से एक रो रही थी जबकि अन्य छात्र उसे सांत्वना दे रहे थे। ये ठीक है, अर्शुन, आपने भी अच्छा किया। मेरा मतलब है, आप जो कर रहे हैं उसमें अब भी बेहतर हैं। अर्शुन, कुछ परिचित नाम सुनते ही फ्लेम के कान खड़े हो गए। लेकिन राजकुमारी की तुलना में मेरे पास सब कुछ नहीं है, अर्शुन ने रोते हुए कहा। तभी फ्लेम को याद आया कि वह कौन थी। क्या ये विलक्षण अग्नि जादूगर का नाम नहीं है? उनकी प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट थी कि इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिला। जब उन्होंने स्टेला में दाखिला लिया तो सभी की निगाहें उन पर थीं। दुर्भाग्य से, जब उसकी मुलाकात होन बी येओ नामक सदी के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से हुई, तो वह निराश हो गई। हॉन बी येओ ने आग को अधिक आक्रामक तरीके से संभाला, लेकिन अक्सर अपने खराब नियंत्रण के कारण अन्य लक्ष्यों को भस्म कर दिया। वह लड़की जिसने हॉन बी येओन की कमजोरी पर पूरी तरह से काबू पा लिया, वह अर्शुन थी। उनकी विशेषता शून्य बिंदु भस्मीकरण थी, जिसने उन्हें अपने वांछित लक्ष्य को जलाने की अनुमति दी। नवोदित हॉन बी येओन बहुत दबाव में थी क्योंकि उसकी तुलना लगातार उससे की जा रही थी। उसकी माँ शायद इसका सबसे बड़ा कारण थी, लेकिन परिणामस्वरूप उसने लापरवाही से काम करना शुरू कर दिया, अंततः एक खलनायिका बन गई जिसे आइजेल ने उसके दुख से बाहर निकाला। देर सवेर, राजकुमारी मेरे नियंत्रण से भी आगे निकल सकती है। ओह, हालांकि एक अजीब विचलन पेश किया गया था। क्या आपने उसकी भयानक विकास दर देखी? वह पहले से ही मेरे सारे कौशल की नकल कर रही है।
मैं वर्षों से अभ्यास कर रहा हूँ। लॉ की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। जब हॉन्ग बी योन अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश करेगी तो उसकी नियंत्रण करने की क्षमता निस्संदेह बढ़ने लगेगी। लेकिन पहले से ही क्यों कुछ एक चर जो भविष्य बदल सकता है चलन में आ गया था। किसी ने उसे उसकी रचनात्मकता से अवगत कराया था। उसी समय संदिग्ध के दिमाग में बाक्यू सियोल का ख्याल आया। उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि बाक्यू सियोल ने हॉन्ग बी योन के विकास को गति दी थी। आप किस बारे में सोच रहे हैं? हे वोन रयांग अंदर आया था और फ्लेम के बगल वाली सीट पर बैठ गया था। क्या आप उस आदमी के बारे में फिर से सोच रहे हैं? वह लड़का। बाक्यू सियोल, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे साथ घूमने से ही तुम दिमाग पढ़ने वाले बन गए हो। बेशक, आप हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। इसके बारे में बात भी मत करो। तुम्हारी बड़ी बहन को इन दिनों बहुत चिंताएं हैं। तुम मेरी ही उम्र की हो, इसलिए अपने आप को बड़ी बहन मत कहो। हाँ, मेरा जन्म 3 महीने पहले हुआ था। क्या आप जानते हैं कि अंतर कितना बड़ा है? मुझे नहीं पता। जब तुम अपनी माँ के पेट में अपनी उंगलियां चूस रहे थे, मैं पहले से ही मांस काट रहा था। क्या आपने 3 महीने की उम्र में स्टेक काटना शुरू कर दिया था? हे वोन रयांग हक्का बक्का होकर हंसा। उसके साथ बातचीत बहुत आनंददायक थी, भले ही वह मामूली ही क्यों न हो। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर पूछा, क्या आप बेक्यू सियोल नाम के उस व्यक्ति के बारे में उत्सुक हैं? हाँ, हाल ही में बहुत चर्चा हुई है। सही, ये कुछ अजीब था। इस जादुई समाज में एक कीमियागर को थोड़ा सनकी समझा जाता था। शुरुआत के लिए कीमिया बौने धातु हेरफेर जादू के समान थी और इसे सीखना मुश्किल था। कई मामलों में ये युद्ध में बेकार था, इसलिए जादुई योद्धा छात्र भी इसे सीखने में अक्सर झिझकते थे। दूसरे शब्दों में, चून की कीमिया स्वयं गौण थी, इसलिए कीमियागरों का समाज काफी बंद था। स्टेला के अंदर यह अलग नहीं था क्योंकि ऐसी धारणा थी कि कीमिया एक ऐसा विषय था जिसका केवल श्रोता ही वास्तव में आनंद ले सकते थे। अचानक एक नए व्यक्ति ने एक प्रयोग के दौरान एक नई औषधि बनाई और प्रोफेसर मेजेन टायरेन को झटका दिया, जो छात्रों के बीच पक्षपात के लिए जाने जाते थे। जिस तेजी से पूरे अकादमी में अफवाहें फैली उससे पता चलता है कि बेक्यू सियोल के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं था। आखिर वह आदमी क्या है? उन्होंने मिश्रित भावनाओं के साथ मूल कहानी को याद किया, विशेष रूप से आइजेल और प्रोफेसर मेजेन टायरेन के बीच मनमुटाव। ये घटना मूल में घटित हुई थी, लेकिन मूल संस्करण में आइजेल टायरेन पॉइंट पोषण टाइप बी को पूरा नहीं कर सका और अफसोस के साथ असफल हो गया। हालांकि उसने कसाहुन और मालीवान के सभी ज्ञान को मिलाकर अद्भुत बुद्धि का प्रदर्शन किया, लेकिन उसके पास समय की बेहद कमी थी और वह निर्णायक सूत्र का पता लगाने में विफल रही। हालांकि इस बार मामला अलग था। बेक्यू सियोल को ठीक ठीक पता था कि क्या करना है और वह आसानी से औषधि समाप्त करने में सक्षम थी। उस समय उसके पास एक प्रश्न था। टायरेन पॉइंट पोषण टाइप बी की पूरी रेसिपी मूल कार्य में शामिल थी। प्रोफेसर मेजेन ईजेल के असफल परिणाम को अपनी प्रयोगशाला में ले गई, इसे जल्दी से पूरा किया और इसे अपना परिणाम घोषित किया। हालांकि मूल कहानी में कहीं भी मिश्रण विधि का नुस्खा सामने नहीं आया था। बेशक एक रोमांस फैंटेसी में वे विस्तृत रासायनिक सूत्र शामिल नहीं करेंगे, लेकिन बाक्यू सियोल को ये कैसे पता था? यह अजीब था। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह कुछ जानता हो, जबकि साथ ही वह बेखबर था। क्या इस प्रकरण में भी ऐसा ही नहीं था? जिस किसी ने भी मूल प्रकरण पढ़ा होगा जहां ईजल को पहली बार पीटा गया था, उसे पता होगा। लेकिन क्या बेक्यू सियोल इस तरह भ्रमित नहीं था मानो उसे कुछ पता ही नहीं हो? इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह अभिनय कर रहा था। अब अभिनय करके इसे छिपाने का कोई कारण नहीं है। वह संदिग्ध व्यवहार कर रहा था, लेकिन अब वह बेखबर होने का नाटक कर रहा है। ये वैसे भी काफी अजीब था। आप भविष्य जानते हैं, लेकिन आप मूल की कहानी नहीं जानते। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। वह अब तक उसे सरल क्यों समझती थी? उसने ऐसा क्यों सोचा कि वह उसके जैसा था? क्या कोई अन्य संभावना नहीं थी? रजिस्टर
इससे पता चलेगा कि वह मूल कहानी को जाने बिना भविष्य क्यों जानता था। यदि वह प्रतिगामी होता तो वह आइज़ेल के साथ हुई सभी छोटी मोटी घटनाओं को याद नहीं कर पाता। ये पूरी तरह से हास्यास्पद नहीं है। उपन्यास के अंत में पात्र मा यू सियोंग को वापस लौटने का मौका मिला। 12 दिव्य चंद्रमा, रजत शरद चंद्रमा, समय की शक्ति के साथ इस दुनिया में एकमात्र इकाई। फ्लेम उस दृश्य से इतनी आश्चर्यचकित थी कि ऐसा लग रहा था कि उसने पंक्तियां व्यक्तिगत रूप से याद कर ली हैं। केवल एक बार आप समय को पीछे मोड़ सकते हैं, लेकिन बदले में आप अपनी अधिकांश यादें खो देंगे। शायद आप जिसे प्यार करते हैं उसे भूल जाएंगे, और हो सकता है कि आप अपनी सभी महत्वपूर्ण यादें खो देंगे और दुनिया को बचाने के मिशन की भावना से बचे रहेंगे। इसके अलावा मिशन पूरा करने के बाद बिना कोई निशान छोड़े आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समय को पीछे मुड़ने की कीमत अपनी और दूसरों की याददाश्त थी। आप उन्हें याद नहीं रखेंगे और वे भी आपको याद नहीं रखेंगे। इस प्रकार आपकी स्वयं की भावना दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। किसी को याद नहीं रहेगा कि आपने दुनिया को बचाया था, और यहाँ तक कि जिनसे आप प्यार करते थे वे भी आपके अस्तित्व को भूल जाएंगे। इसके बावजूद क्या आप समय को पीछे ले जाएंगे और इस रास्ते पर फिर से चलेंगे? मा यू सियोंग ने उस भाग्य को स्वीकार करने का फैसला किया। भले ही वह अपने सभी मिशनों को पूरा करने के बाद अपने प्रियजनों के साथ नहीं रह सके, लेकिन वह मिशन को स्वीकार करेंगे यदि यह एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां उनके प्रियजन खुशी से रह सकें। हालांकि ईसेल रुक गया। ये तुम्हारे बिना दुनिया में रहने के बजाय मैं तुम्हें याद करते हुए विनाश का सामना करना पसंद करूंगा। मा यू सियोंग, जो अनिच्छा से उसके अनुनय में फंस गई, ने अंततः लौटना छोड़ दिया और दुनिया नष्ट हो गई, लेकिन उपसंहार एक सुंदर और खिलते रोमांस के साथ समाप्त हुआ। यह एक दुखद अंत था जिसे वह एक प्रशंसक के रूप में रोमांटिक मानती थी, लेकिन चूंकि अब यह उसकी वास्तविकता थी, इसलिए यह अस्वीकार्य था। अगर बेक यू सियोल वास्तव में एक प्रतिगामी है। फ्लेम के होठों को काटते ही उनमें से खून बहने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से सोचा, ये सिर्फ एक अनुमान है। ये सही है, ये सिर्फ एक अनुमान है। अटकलें जो उस जानकारी के अंशों से मेल खाती है जिसे वह इकट्ठा करने में कामयाब रही थी। मुझे अधिक शांति से सोचने की जरूरत है। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन किसी तरह यह विचार कि बेक यू सियोल एक प्रतिगामी था उसके दिमाग से नहीं निकला। हालांकि फ्लेम को इसे स्वीकार करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यदि वह वास्तव में प्रतिगामी होता तो ये कल्पना करना भी कठिन था कि उसे किस प्रकार का भारी भाग्य सहना पड़ेगा। मैं यह नहीं कर सकता। तुम क्या नहीं कर सकते? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिज्ञासा से बाहर जा रहा हूं क्योंकि इस तरह से पीड़ित होना मेरा व्यक्तित्व नहीं है। मैं बस जा रहा हूं और उसे बताऊंगा कि मेरे दिल में क्या है। ये कहते हुए फ्लेम उछल पड़ी और कक्षा से बाहर चली गई और हे वोन रयान को पीछे छोड़ दिया, जिसकी आंखें बेतहाशा काम रही थीं। क्या आप जाकर उसे बताना चाहेंगे कि आपके दिल में क्या है? उसकी तुच्छ बातों से उसका हृदय दुख गया। कहानी खत्म। अलविदा।